कहानी हवेली की चुड़ैल भाग 2। आदिवासी की बात सुनकर सुबोध ने अपनी उंगली की ओर देखा और पाया कि वास्तव में उसकी उंगली से खून बह रहा है, पर यह खून कैसे आया वो नहीं समझ पाया। उन आदिवासियों ने सुबोध को छोड़ दिया और जैसे तैसे सुबोध वहाँ से भागकर आया। आते समय उसकी निगाहें एक लड़की पर जा टकराईं। ये लड़की वही थी जो हर परेशानी में सुबोध की मदद करती थी। सुबोध अब मंदिर तक पहुंचा। मंदिर काली माँ का था। उसे मुख्य गेट से प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर वो दिन के प्रकाश में मंदिर के पुजारी को देखता है जो निर्वस्त्र होकर ध्यान में बैठे थे। सुबोध उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है और ध्यान से बाबा की ओर देखने लगता है। वह हिम्मत करके अपना हाल बताने के लिए मुंह खोलने की सोचता है। वैसे ही वो साधु देखने वाला पुजारी अपनी आंखें खोलकर मुद्रा से उठ जाता है और सुबोध की ओर देखकर बोलता है, कहो बेटा, कैसे आना हुआ। सुबोध उन्हें सारी घटना बताता है। पुजारी अपनी ज्ञान विद्या और सिद्धि से पता करते कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा साहस का परिचय देकर इस भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास पहुँचे हो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही वापस नहीं भेज सकता। जानना चाहते हो तो जान लो। जो हवेली तुम्हें सपने में दिखाई देती है वो कलिंदा नामक गांव में है। वहीं जाकर पता करो, वहां तुम्हें कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतना कहकर वह साधु फिर से ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। सुबोध पंडित के कहे मुताबिक कलिंदा के लिए निकल जाता है, लेकिन मार्ग में वो बाधा उफानती हुई नदी बनी हुई थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे पार करके वह कलिंदा जा पहुंच सकता था। सुबोध अब परेशान होकर नदी का तेज बहाव देखने लगता है। अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। इस पुराने टूट चुके लकड़ी के पुल पर जाने का खतरा था। उसने मन ही मन सोचा। वह हताश होकर बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कब नदी थमे तो आगे का रास्ता तय किया जाए। इंतज़ार करते करते कब दिन का रात और रात का दिन हो गया। उसे कुछ होश ही न रहा। उसे अब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। परेशान सुबोध वापस लौटने लगा, जब ही अचानक वहाँ एक वृद्ध सा दिखने वाला आदमी आया और बोला, बेटा, क्या तुम्हें नदी के उस पार जाना है? नदी का उफान इतना तेज है, उसे पार करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे कलिंदा जाना है। बेटा, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो क्या? सुबोध सोच में पड़ गया और सर से लेकर पांव तक उस व्यक्ति को देखने लगा। बूढ़े आदमी का मुआयना करके उस पर भरोसा किया जाए या नहीं, इस हालत में सुबोध उसकी ओर देख रहा था। वह कोई सज्जन व्यक्ति है। सुबोध ने उसकी बात मान ली और उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। अब दोनों दूसरे रास्ते से कलिंदा के लिए निकल गए। सुबोध के मन में आया, क्यों ना इनसे उस रहस्य को जान लिया जाए। काका, मैं आपसे कलिंदा के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? सुबोध ने हल्की सी आवाज़ में कहा। हाँ, पूछो बेटा, क्या बात है? काका, आप कलिंदा में ही रहते हैं? हाँ बेटा, यही अकेला एक झोपड़ी पर रहता हूँ। अकेले क्यों? आपकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं क्या? सब थे बेटा, पर क्या काका? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अच्छा काका, आप कलिंदा की वो हवेली के बारे में क्या जानते हो? क्यों बेटा, तू क्यों उस हवेली के बारे में जानना चाहता है? बस ऐसे ही काका, थोड़ा बहुत सुना है। बेटा, सुना है काका आपने मुझे, वो ही बताइए। उस हवेली में राजा भूमिंदर की 2 पत्नियां रहती थीं। दोनों अति सुंदर और समझदार थीं। एक का नाम अदिति और दूसरे का नाम संदीति था। दोनों सगी बहनें थीं।
राजा भूमेंद्र भी अपनी दोनों रानियों से अति प्रेम करता था, पर किसी राजद्रोही ने उन सबको जहर देकर मार डाला। उनकी पुत्री को भी जब से सुनते हैं कि उन सब की आत्मा भटकती है, पर किसी भी महातापी के पराक्रम से शक्ति से राजा और रानी तो मुक्त हो गए, पर उनकी बेटी आज भी वहीं हवेली में भटकती है जो राजकुमारी रूपा के नाम से प्रसिद्ध है। उस हवेली में कोई नहीं जाता, जो भी वहाँ जाता है लौट कर नहीं आता। अरे बेटा, हम बातों ही बातों में कलिंदा पहुँच गए। यहाँ से सीधे मुड़ना है, तुम हवेली पहुँच जाओगे। मुझे उतार दो। पर काका, आप इस सुनसान जंगल में क्यों उतर रहे हो? बेटा, वो सामने देख, मेरी झोपड़ी है, मैं यहीं रहता हूँ। और ये जो दीवार दिख रही है, यह हवेली की पिछली दीवार है। उसी के सहारे बनी झोपड़ी में रहता हूँ। सुबोध के मन में अभी भी कई प्रश्न चल रहे थे और काका को वहीं छोड़कर आगे हवेली की ओर बढ़ता है। सुंदर बगीचे के सामने डरावनी हवेली मानो चुड़ैल सी प्रतीत हो रही थी। सुबोध हवेली के सामने खड़े होकर कुछ सोचता है कि अगर वहाँ कोई राजकुमारी की आत्मा भटकती है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे क्यों ये हवेली सपने में दिखती है? वो वहाँ के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ करता है, पर कोई सुबोध को हवेली का सच नहीं बताता है। सबका कहना था कि हवेली का कोई सच जानता ही नहीं। लेकिन हैरान सुबोध जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है तो उस बूढ़े आदमी का ख्याल आता है जो उसे उफनती हुई नदी के किनारे मिला था। अरे वो काका, उन्हें कैसे सब पता, जबकि उनकी उम्र से भी बड़े लोग भी कुछ भी नहीं जानते हैं। काका कैसे जानते हैं ये सब? वो तुरंत ही उसी दिशा में अपनी गाड़ी घुमाता है जहाँ उसने काका को छोड़ा था। वहाँ पहुंचकर सुबोध देखा कि उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ पौधे, जंगल और ये कच्ची सड़क सब वहाँ है। फिर यहाँ से वह झोपड़ी कहाँ गई? सर पकड़ते हुए उस वीरान जंगल में सुबोध अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। आधे घंटे तक जहाँ देखने के बाद उसे झोपड़ी नहीं मिली। अब उसका मन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन है। हैरान परेशान सुबोध हर संभव प्रयास करने के बाद भी उस झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाया। अंत में थक कर वो वापस लौट जाता है। एक दिन सुबोध को रात में सपना आता है कि कोई बाबा है जो नदी के बीचों बीच आश्रम में रहते हैं और वो अपने पास बुला रहे हैं। तभी सुबोध की नींद खुल जाती है। सुबोध उठकर चौंक जाता है। पहले तो वो सोचता है कि शायद कोई भ्रम है, पर पता नहीं क्यों वो उस आश्रम के प्रति खिंचाव महसूस करता है। सुबोध बेटा, उसकी माँ आवाज़ लगाती है। हाँ माँ, आया, बोलो क्या काम है? बेटा, मेरे कमरे में काफ़ी कपड़ों की पोटली रखी है, ले आना। काकी तो दे दूं, बेचारी गरीब है, इनके बच्चे पहन लेंगे। हाँ माँ, लाया। सुबोध अपनी माँ के कमरे में कपड़ों की पोटली लेने चला जाता है। सुबोध कपड़ों की पोटली लेकर मुड़ता है कि सुबोध की नज़र उस पोटली के नीचे पोटली पर पड़ती है। सुबोध ने सोचा क्यों ना जाकर देखा जाए कि इसमें क्या है। सुबोध जाकर पोटली खोलता है तो उसमें सुबोध के बचपन के कपड़े रखे होते हैं और एक छोटा सा डिब्बा जिसमें खेलने पर उसमें काफ़ी चाबी मिलती हैं। और ये तो उस संदूक की चाबी है जो स्टोर रूम में पड़ा है। माँ कहती है कि उसमें बेकार सामान है, तो उसकी चाबी इतना संभाल कर क्यों रखी हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। सुबोध मन ही मन सोचते हुए बड़बड़ाता है। सुबोध, अभी तक कपड़े नहीं मिले तुम्हें? हाँ माँ, दोबारा जोरदार आवाज़ लगा देती है। हाँ माँ, मिल गए, चिल्लाते हुए सुबोध बोला। सुबोध माँ को
पोटली देकर चाबी के साथ स्टोर रूम की ओर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, कहानी के अगले भाग में ज़रूर देखें। कहानी आपको यहाँ तक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।